आज बेटा जो हम लोग वीडियो लेकर आए हैं वो जो है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया हमारे पास कि सर हिंदी में रहता तो समझने में बहुत आसानी रहती। तो आज का टॉपिक जो हम लोग लेकर आएंगे एकदम स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे। और चैनल पे अगर नए हैं तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज जो वीडियो हम लोग बनाएंगे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को ध्यान में रख करके बनाएंगे कि उनको थोड़ा बहुत लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो रही है, तो लैंग्वेज की समस्या ना रह जाए भाई, उनको भी समझ में आए, उनको भी पढ़ाया क्या जा रहा है वो भी चीज़ें क्लियर हो। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 2 फिजिक्स का शुरू करते हैं जो कि क्लास 12th के पार्ट से रिलेटेड है। तो इसको हम लोग पहले देखते हैं कि देखिए आपको सबसे पहले जो पढ़ना है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत चुंबकत्व, वैद्युत चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकत्व कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ही जब हम ब्रेक करेंगे तो पूरा एनसीईआरटी का पार्ट 1 खत्म हो जाएगा और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक बेटर कॉन्सेप्ट मिलेगा, ये हमारा विश्वास है। इसलिए वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिएगा, तभी आपके पास अच्छा एक कॉन्सेप्ट जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है आपका वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही आपका 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो किसमें छोटा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा होगा तो दूर तक चला जाएगा, बोर्ड छोटा है। तो पहला पार्ट आता है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। और दूसरा पार्ट आता है वो आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या आता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मतलब वैद्युत गतिकी। तो 2 पार्ट हो गए बेटा। इस चीज के बारे में अभी तक आपको कोई बताया नहीं होगा, या बताया होगा तो बहुत बढ़िया समझाया नहीं होगा। वीडियो पूरा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है आपको कि सर पूरा आप निचोड़ के रख दिए, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपने इसी में एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको जो हम बता दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आप बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप रेस्ट चार्ज के बारे में केवल बात करेंगे। इसमें केवल स्थिर आवेश के बारे में बात होती है, या केवल स्थिर आवेश ही क्या उत्पन्न करता है? स्थिर वैद्युतिकी उत्पन्न करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम केवल किसकी बात करेंगे? स्थिर आवेश की बात करेंगे। आज आपको ये भी बताएंगे कि आखिर में वैद्युत चुंबकीय तरंग जो है एक चैप्टर है, एनसीईआरटी के पार्ट 1 में ही क्यों दिया गया है, ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। और जब हम केवल स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं तो स्थिर आवेश का अध्ययन हम किस में करते हैं? वैद्युत क्षेत्र में करते हैं। अब यहाँ पर जो है इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 2 कहानी बनती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कंसेप्ट बहुत ही फेमस होने वाला है। अगर हम इसमें कह दें कि यदि वेग नियत हो, ध्यान से सुनिएगा बात को, वेग नियत होगा किसका? आवेशित कण का। आवेशित कण का यदि वेग नियत होगा तो केवल वहां पर हम बात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की भी बात करेंगे, वैद्युत और उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अध्ययन करेंगे। तो गतिमान आवेश अगर नियत वेग के साथ होगा, गतिमान आवेश अगर नियत वेग के साथ होगा, तो बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया कि गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है। तो गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी दिखाता है, लेकिन जब वो नियत वेग के साथ होगा। तो यहाँ पर एक शब्द आप लोग ध्यान दीजिएगा,
नियत वेग के साथ होगा तो वो वैद्युत क्षेत्र के भी फिनामिना को दिखाएगा और चुंबकीय क्षेत्र को भी दिखाएगा। तो याद रखिएगा कि जब आवेशित कण क्या होगा, आवेशित कण स्थिर होगा तो वो केवल वैद्युत क्षेत्र दिखाएगा। जब वो गतिमान होकर नियत वेग के साथ होगा तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का भी अध्ययन किया जाएगा। लेकिन यदि आवेशित कण त्वरित हो गया, आवेशित कण क्या हो गया, आवेशित कण अगर त्वरित हो गया या दोलनित्र हो गया, बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आवेशित कण अगर त्वरित है या दोलनित्र अवस्था में है तो वहां पर वैद्युत चुंबकीय तरंग होगी। अब समझ में आया कि मतलब एनसीईआरटी के पार्ट 1 में ही क्यों ऐसा दिखाया है। वैद्युत चुंबकीय तरंग मतलब शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो याद रखिएगा कि एक आवेश जब स्थिर अवस्था में होगा तो वह केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। अगर आवेश केवल स्थिर अवस्था में है तो स्थिर आवेश केवल और केवल क्या जनरेट कर सकता है, केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। तो स्थिर आवेशों में हम केवल वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। गतिमान आवेश की जब बात आ जाती है तो नियत वेग के साथ होगा तो वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अध्ययन करेंगे। वही आवेशित कण ये त्वरित या दोलनित्र अवस्था में हो जाएगा तो वो रेडिएट करेगा, किसको, वेव को रेडिएट करेगा। तो सर आप ये कैसे जान गए, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश के बारे में बात करें तो स्थिर आवेश क्या दिखाएगा बेटा, केवल वैद्युत क्षेत्र दिखाएगा। शॉर्टकट में हम लोग लिख लेते हैं। और वही गतिमान आवेश की बात करें, गतिमान आवेश के साथ साथ नियत वेग होना चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। गतिमान आवेश के साथ नियत होगा तो वहाँ वैद्युत भी होगा और साथ में वहाँ पर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। और जब वही त्वरित आवेश होगा तो वहाँ ई और बी तो होंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही, इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी रेडिएट करता है। अर्थात एक आवेश जो है अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। जब वो स्थिर अवस्था में होगा तो केवल वैद्युत क्षेत्र दिखाएगा, गतिमान आवेश के साथ नियत वेग के साथ होगा तो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों घटना को दिखाएगा। यदि वह त्वरित हो गया तो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का फिनामिना तो होगा ही, साथ में वो वेव को भी रेडिएट करेगा। तो तीसरा पॉइंट में आप लोग को ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा एग्जाम है जिसमें ये पॉइंट ना पूछा गया हो कि एक त्वरित आवेश या दोलनित्र आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो वो एक वेव को रेडिएट करता है। तो कुछ लोग जो हो गए वेव को क्या समझते हैं, एक तरह का ऊर्जा का बंडल, पैकेट। तो देखिए अगर इसको समझना चाहते हैं तो जैसे ग्राउंड स्टेट होता है और एक्साइटेड स्टेट होता है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब हायर एनर्जी स्टेट होता है। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो लोअर एनर्जी स्टेट से कहां पहुंचता है, हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचता है। तो देखिए जब हायर एनर्जी स्टेट से आता है तो देखिए वेव को रेडिएट करता है कि नहीं करता है। हायर एनर्जी स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन दोबारा ग्राउंड स्टेट तक आता है तो वो क्या करता है, वेव को रेडिएट करता है इन टर्म्स ऑफ फोटॉन। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन रहा होगा यहाँ पर क्या रहा होगा, रेस्ट रहा होगा। जब ये आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। एक्सेलरेट हो गया तो देखो वही इलेक्ट्रॉन है क्या, एक तरह का, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन है क्या, एक तरह का तो आवेश ही है। और वह आवेश जब त्वरित अवस्था में हुआ तो वो जब वो आवेश क्या हुआ, त्वरित अवस्था में हुआ तो उसने किसको दिखा दिया, वैद्युत चुंबकीय तरंग को दिखा दिया। तो एक आवेश क्या है, सारा गुण दिखा दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब जिसमें वैद्युत चुंबकीय और वैद्युत चुंबकीय तरंगों सारी घटनाओं का अध्ययन हम इसमें कर ले जाएं, वही है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स इसको रख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है कैसे है वो भी सीखते हैं। तो अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो वैद्युत आवेश के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वैद्युत आवेश के लिए सबसे पहली विधि जो थी वो घर्षण विधि थी। सबसे पहली विधि क्या थी,
घर्षण विधि थी, इसमें हम क्या करते हैं कि दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं। दो पदार्थों को हम आपस में क्या करते हैं, रगड़ करके जब रगड़ते तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके दूसरे बॉडी पर जाता है। तो यहां पर हम जैसे दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। रगड़ने से पहले देखते हैं, तो ये हमारा जो है, इस पर भी चार्ज हमारा 0 है, इस पर भी चार्ज हमारा 0 है। अब क्या होगा कि जब हम ड्यूरिंग रबिंग की बात करें, रगड़ने के दौरान एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे बॉडी पर जाता है, वो मटेरियल के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे बॉडी पर जाएंगे, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर पॉजिटिवली चार्ज जनरेट हो जाता है, और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है उस पर निगेटिवली चार्ज जनरेट हो जाता है। और एक बात और बताना था कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करना चाहिए, आवेश संरक्षण के नियम का ये पालन करना चाहिए बेटा। किसके नियम का पालन करना चाहिए? आवेश संरक्षण के नियम का क्या करना चाहिए? नियम का पालन करना चाहिए बेटा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आवेश संरक्षण के नियम का पालन करना चाहिए। तो बिफोर रबिंग के पहले टोटल चार्ज कितना है? 0। आफ्टर रबिंग हम देखें तो +4e -4e बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि घर्षण विधि में हम क्या करते हैं, वस्तु को आवेशित करते हैं लेकिन रगड़ के करते हैं, मतलब ड्यूरिंग रबिंग करते हैं। तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ पहुंचता है? दूसरे बॉडी पर जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें से त्यागने का गुण रखता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को क्या करने का गुण रखता है? ग्रहण करने का गुण रखता है। जैसे सोडियम पर +1 आयन लगा दें तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? त्याग रहा है। और क्लोरीन पे एक माइनस आयन लगा दें तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो इससे ये पता चला कि धन आयनों पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और ऋण आयनों पर क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता होगी। तो जैसे हमारा ए बॉडी है, इस पर कौन सा चार्ज आ गया बेटा? पॉजिटिवली चार्ज आ गया। तो इससे क्या होगा कि अगर किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो किसको बताएगा? इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण बताएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होगा, अर्थात उस पर क्या होगा? उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी बॉडी पर अगर हम देखें कि अगर किसी बॉडी पर हम निगेटिव चार्ज दे दें, तो अगर किसी बॉडी पर अगर निगेटिव चार्ज होगा तो उसके पास होगा इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने का गुण विद्यमान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने का गुण विद्यमान होगा, अर्थात किसी बॉडी पर निगेटिव चार्ज है तो वो किसको बताएगा? अर्थात उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो ये इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि धन आयन से आप क्या समझते हैं, ऋण आयन से क्या समझते हैं? तो धन आयन इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखता है और ऋण आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण रखता है। तो घर्षण विधि में हम लोग ये समझे
कि हम इसमें क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट को रब्ड करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके क्या करता है, दूसरे बॉडी पर जाता है और वो वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो फिलहाल में एक बात और हम लोग देखेंगे, बहुत फेमस पॉइंट होगा थोड़ी देर के बाद। इस तरह का क्वेश्चन आपके आईआईटी जेई तक या एनडीए से लेकर के एयरफोर्स तक बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक यम है वो एक पी बॉडी है, वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर P प्लस आयन बना लिया, फिर वही क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके P माइनस बना लिया। तो इस पर क्वेश्चन आता कैसे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर हम इस पर पूछें कि इस बॉडी पर P से P प्लस आ गया तो धन आयन किसको बताता है बेटा, धन आयन बताता है इलेक्ट्रॉन की कमी को, अर्थात इस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो सिंपल सी बात है, उस समय किसकी अधिकता हो जाएगी, प्रोटॉन की अधिकता हो जाएगी। अब एनडीए में बहुत ज्यादा पूछा है कि इस कंडीशन में, जैसे एक क्वेश्चन आया कि एक बूंद है उसको आवेशित करने पे क्या होगा, तो इस कंडीशन में इसका आकार भी बढ़ जाएगा बेटा। धन आवेशित करेंगे, जैसे इसको हम अगर धन आवेशित कर रहे हैं तो ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स अगर हम बात करें तो इसका आकार क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर इसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, किसके कारण, प्रतिकर्षण बल के कारण। तो इसका आकार बढ़ जाएगा। तो इस पर पहले हम लोग इसको मैथमेटिकली रखते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेके चलें तो जैसे सोडियम प्लस आयन ले लीजिए, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10। अब प्रोटॉन की संख्या अभी भी कितना होगी, 11, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है बेटा। जब एक त्याग देगा तो कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन है कि नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, प्रोटॉनों की अधिकता होगी, आकार बढ़ जाएगा। और एक बात, इस पे द्रव्यमान की भी कमी हो जाएगी बेटा। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻⁻31 है। तो जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके साथ इतना मास जाएगा, तो अर्थात इस पे द्रव्यमान की भी क्या हो जाएगी, द्रव्यमान की भी कमी हो जाएगा, द्रव्यमान की भी कमी हो जाएगी। मतलब एक चीज हम लोग समझ गए कि कितना घाटा हुआ, इसमें सब कुछ कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी, द्रव्यमान की कमी, बस एक ही चीज है, आकार यहाँ पर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसमें भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इस कंडीशन में भी हम पूछे कि क्या होगा बूंद को आवेशित करने पर, तो बूंद को आवेशित करिए या गोले को आवेशित करिए, आकार क्या हो जाएगा, आकार बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे कि जब इस किससे ज़्यादा होगा बेटा, तो मतलब R+ का अगर हम इसको क्या ले लें, इसका रेडियस R+ ले लें, इसका रेडियस R- ले लें, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि R- जो होगा वो R से क्या होगा, बड़ा होगा, और R+ क्या होगा, वो भी R से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि आकार बढ़ रहा है तो डायमीटर इसका बढ़ जाएगा। तो R+ का जो आकार होगा वो ज़्यादा होगा किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। तो यहाँ पर हम ऋण आयन है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो सिंपल सी बात है, प्रोटॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई तो सिंपल सी बात है, द्रव्यमान की भी अधिकता हो जाएगी।
द्रव्यमान की अधिकता हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए कि यम निगेटिव आयन जो होगा वो यम से क्या होगा, बड़ा होगा। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम बात करें तो यम पॉजिटिव आयन विच इज लेस देन एम होगा। प्रोटॉनों की कमी हो जाएगी, आकार बढ़ जाएगा, ये बात हो चुकी। जैसे एग्जाम्पल में हम समझा दें तो क्लोरीन माइनस आयन ले लीजिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे एक को ग्रहण करने के बाद। प्रोटॉन अभी भी कितना होगा, 17। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या है, ज्यादा है। यही आपको बता रहे हैं, इस पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। द्रव्यमान की भी अधिकता होगी, द्रव्यमान की अधिकता होगी तो यम माइनस का जो होगा वो यम से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो शॉर्टकट ट्रिक हम लोग बढ़िया से यहाँ नोट्स बना के रख लें। यम निगेटिव आयन जो होगा वो बड़ा होगा किससे, यम से, और यम बड़ा होगा किससे, यम पॉजिटिव से। तो इस तरीके से हम लोग एक क्रम बना दिए कि अगर एक P है और उस P के बारे में बात करें तो P का मास हम लोग कितना कंसीडर कर ले रहे हैं, M है। तो यहाँ पर जो होगा P पॉजिटिव आयन का जो होगा मास ज्यादा हो, P निगेटिव आयन का मास ज्यादा होगा किससे, M से, और M इससे बड़ा होगा। आकार की बात आएगी तो आकार निगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन दोनों का बढ़ जाएगा, किसकी तुलना में। R निगेटिव की बात करें तो वो भी R से बड़ा होगा, R पॉजिटिव की बात करें तो वो भी R से क्या होगा, बड़ा होगा। तो अर्थात आवेशित करने पर आकार क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा एनडीए में पूछा गया है, एनडीए एयरफोर्स, और साथ में यहाँ तक कि आपके नीट के एग्जामों में भी क्वेश्चन इस तरह के आए हुए हैं। तो इस तरीके से याद रखिएगा। पूछा क्या है कि बूंद को आवेशित करने पर आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बूंद को आवेशित करने पर आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, चाहे उस पर पॉजिटिव आयन हो चाहे निगेटिव आयन हो, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स वहां पर उसकी साइज क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो यह एक बात और हमें याद रखना है कि यह जब कोई बॉडी है वो पॉजिटिव आयन बनाएगा तो उसमें द्रव्यमान की भी कमी हो जाएगी, और जब वो निगेटिव आयन बनाएगा तो उसमें द्रव्यमान की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। तो अगर हम तुमसे पूछें कि अब इन दोनों में द्रव्यमान किसका ज्यादा होगा, तो मास ऑफ जो निगेटिव आयन होगा वो मास ऑफ पॉजिटिव आयन से क्या होगा, बड़ा होगा। देख लीजिए, मास ऑफ निगेटिव आयन मास ऑफ पॉजिटिव आयन से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग देख लिए। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे या किस तरह का क्वेश्चन बनता है वो भी देखेंगे थोड़ी देर के बाद। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। बहुत सारे बच्चों का इस पर कॉन्सेप्ट बहुत गड़बड़ रहता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में कुछ भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर n एक पूर्णांक है, तो किसी आवेश का जो परिमाण होता है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो n की वैल्यू अगर हम रखते जाएं 1 2 3 डॉट 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 रखते जाएं तो Q बराबर आएगा E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4E, इसी तरह बढ़ता जाएगा। इसी तरह क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यूनिवर्स में जो वैलिड चार्ज है, यूनिवर्स में जो वैलिड चार्ज है, सबसे छोटा चार्ज यूनिवर्स में जो वैलिड है वो E है। E से छोटा चार्ज नहीं हो सकता। लेकिन जब क्वार्क का एक कंसेप्ट आया तो बच्चों का थोड़ा सा उस पर कंसेप्ट गड़बड़ है। क्वार्क के बारे में समझते हैं लड़के की चार्ज, जैसे कोई क्वार्क का जो कंसेप्ट था वो नाभिक के लिए था बेटा, कहीं और के लिए नहीं था बेटा। एकदम आपको बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, बहुत शॉर्टकट में ही पढ़ना है। तो क्वार्क का कंसेप्ट जो दिया गया था वो नाभिक के लिए दिया गया था। मतलब नाभिक प्लस कोश से मिलकर के परमाणु का निर्माण होता है। तो नाभिक के अंदर की बात होगी, तब नाभिक के अंदर जो होते हैं क्वार्क में दो तरह से, एक है तो 6 टाइप के बेटा, लेकिन मुख्य रूप से अगर 2 भी याद रखते हैं तो आपका काम चल जाएगा। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। उसमें ये बोला गया था कि अप में 2/3 होता है और डाउन में -1/3 होता है। तो ये ब्रह्मांड में ये वैलिड नहीं है। हल्का कुछ क्षण के लिए, लाइफ टाइम इसकी इतनी छोटी होती है कि ये न्यूक्लियस में क्षण भर के लिए होते हैं, बहुत छोटी लाइफ टाइम है।
तो इसके बारे में तो बात ही नहीं करना है। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा, ये कहा जाए कि क्या ब्रह्मांड में ये हो ही नहीं सकता, नहीं, नाभिक के अंदर तो कुछ क्षण के लिए बनता है, लेकिन ब्रह्मांड में अगर हम बात करें, यूनिवर्स में बात करें, तो कोई बॉडी जो है, जैसे एक बॉडी है, तो वो कौन सा चार्ज होल्ड कर सकता है? ये होल्ड कर सकता है, कितना चार्ज कर सकता है? जब Q की वैल्यू E के बराबर या E से बड़ा होगी तो, और नॉट, डज नॉट होल्ड व्हेन Q इज लेस देन E। मतलब बात समझ में आ गई कि बॉडी और न्यूक्लियस की बात नहीं हो रही, हम बॉडी की बात कर रहे हैं। जैसे कोई भी बॉडी कौन सा चार्ज होल्ड कर सकता है, तो वो E के बराबर या E से बड़ा होगा तभी वो चार्ज होल्ड कर पाएगा। अगर E से छोटा हो जाएगा तो वो उस चार्ज को होल्ड नहीं कर पाएगा बेटा। तो जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दें, एक एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं आपको कि आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ है कि सही है, इस पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दूँ और यहाँ पर एक बॉडी हमारी A है, इस पर चार्ज हमने दे दिया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम। तो अगर हम इसमें पूछे कि क्या ये चार्ज ये बॉडी होल्ड कर सकता है, तो आइए n की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले n का निकालने के बाद ही समझ में आएगा आपको। जैसे नहीं आ रहा तो आप पहले n का मान निकाल लीजिए, n बराबर Q बाई E, तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो Q की वैल्यू आपको कितना दिया गया, 1.6 गुणे 10 के घाते -20 अपॉन 1.6 गुणे 10 के घाते -19। तो यहाँ n की वैल्यू देखिए कितना आ गया, ये इससे कट जाएगा 1/10। तो क्या 0.1 होता है क्या इंटीजर? 0.1 इंटीजर होता है क्या? 1/10 फ्रैक्शनल फॉर्म में हो सकता है क्या? फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या हमारा एक इंटीजर हो सकता है क्या? पूर्णांक यहाँ पर हो सकता है? नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो n का मान आ गया वो फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया, और फ्रैक्शनल फॉर्म में चार्ज कभी होल्ड नहीं करता। कुछ क्षण के लिए नाभिक के अंदर क्वार्क का कंसेप्ट वैलिड है, लेकिन ब्रह्मांड के लिए वो वैलिड नहीं है। थोड़े मात्रा के लिए, क्षण भर के लिए बस नाभिक के लिए वैलिड है। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए कि दिस चार्ज डज नॉट होल्ड द बॉडी। Body does not hold this charge because Q is less than E। तो Q E से क्या है, छोटा है, इसलिए इस चार्ज को वो बॉडी होल्ड नहीं कर पाएगा। तो कोई भी बॉडी कौन सा चार्ज होल्ड करता है? जब उसकी मैग्नीट्यूड E से बड़ा हो या E के बराबर हो। E से कम चार्ज हुआ तो वो बॉडी इसको होल्ड नहीं कर सकता। तो क्या ये चार्ज ये बॉडी रख सकता है? तो आप कहेंगे नेवर, ये चार्ज ये बॉडी होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो है Q जो है E से क्या है, छोटा है, इसलिए इस चार्ज को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन इस पर कि किस तरह से प्रॉब्लम उठे हैं हमारे एग्जाम में। एक क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं कि एक पिंड पर -1.6 कूलाम का ऋण आवेश हो, तो बताइए कि उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी पर नाम दे देते हैं बॉडी A। इस पर कह रहा है कि -1.6 कूलाम का ऋण आवेश है। तो किसी बॉडी पर ऋण आवेश होता है तो पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो इलेक्ट्रॉन, जब इस बॉडी पर ऋण आवेश है तो ऋण आवेश किसको बताता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को बताता है। तो एक का तो आंसर हो गया, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इससे तो ये क्लियर हो गया। और क्या होगा, इस पर द्रव्यमानों की भी अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन आएगा इस पे तो द्रव्यमान भी तो आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास है, तो द्रव्यमान की भी अधिकता होगी इस पे। तो कितना आएगा, तो n बराबर हम लोग निकाल लेंगे Q बाई E से। तो Q की वैल्यू है 1.6
और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻⁻19 आ जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। अगर इसी जगह हम क्वेश्चन बनाए होते हैं कि इस पर इतना धन आयन है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता नहीं होती, तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती तब यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग ये भी क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे, जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, जैसे हम आपसे पूछे कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। अगर हम आपसे पूछें कि अल्फा कण पर आवेश कितना होगा, दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, देखिए आप इसका आंसर बता देंगे लेकिन रट करके बताएंगे। तो देखिए सोडी फेजान का एक नियम था कि जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है और परमाणु भार में 4 की कमी होती है, और जिसको संतुलित करने के लिए हीलियम जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, हीलियम, क्योंकि रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए, तो हीलियम जोड़ा गया। तो इसीलिए बोला गया कि अल्फा कण हीलियम का नाभिक है। अल्फा कण हीलियम का क्या है, नाभिक है। तो जब अल्फा कण हीलियम का नाभिक है तो आज से अल्फा कण को 2He4 बोल दें तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अल्फा कण 2He4 के बराबर कर लेते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, n बराबर 2। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो अल्फा कण पर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि अल्फा कण पर कुल कितना आवेश होगा, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होगा। तो ये इस तरीके से हम लोग सवाल लगा लिए। तो और भी अब अच्छे क्वेश्चन देखते हैं थोड़ी देर के बाद। तो इस समय बेटा इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग लेकर आ गए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये SC वर्मा का प्रॉब्लम है, बस अंक चेंज है, बस इतना फर्क है। वहाँ 100 ग्राम ले लिया गया है, हम थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन को बदल दिए। 18 ग्राम जल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होगी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम जब लगाएंगे तो इसको ऐकिक विधि यूनिटरी मेथड से लगाएंगे कि कैसे लगेगा। तो यहाँ पर H2O होता है, तो इसको अगर हम तोड़ें तो H और O है। ऑक्सीजन का 8 और 16, तो 16 दूना के 16 और एक 17 और एक 18, तो कुल 18 ग्राम में कितने मोल हो, अवगाद्रो संख्या 6.023। तो 1 ग्राम में कितना, इसलिए कितने पे निकालना था, 18 ग्राम में निकालना है। तो 18 से 18 खत्म, तो ये तो हमारा 1 में होगा ना। अब इसमें कुल हाइड्रोजन में कुल H2O मॉलिक्यूल में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, एक 9 और एक कितना 10 है ना इलेक्ट्रॉन। तो ये तो 1 के लिए ऐसा कहानी बना, तो 10 के लिए कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दें।
तो 6.023 इंटू 10 टू दी पावर -23, अब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कर देंगे। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करके आसानी से जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अगर इसको अप्रॉक्सीमेट 6 मान लें तो 6 अगर हम इसको लेके चलें तो ये अब यहाँ से अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा। तो 6 हम लेकर के चलते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये 22 हो जाएगा और 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो आ जाएगा 16 × 6 = 9.6 इंटू 19 इतना चार्ज हो जाएगा। ये 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये आएगा, इसको रख लीजिए स्टूडेंट्स। इसी तरह क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जल्द ही मिलते हैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपको।